अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान साथ आए तो चीन आग बबूला हो गया। ताइवान के पास बरसा रहा बारूद। चीन की सेना ताइवान को लेकर आग बबूला हो गई है और इस द्वीप के चारों ओर जोरदार अभ्यास कर रही है। चीन की यह कदम जो चीन ने लिया है तब उठाया जब ताइवान के उपराष्ट्रपति अमेरिका में रुके हैं। वहीं अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया ने एक अहम शिखर बैठक भी की है। आपको बताएं कि अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान के ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन से चीन बुरी तरह से बौखला गया है और इस शिखर सम्मेलन से इतना ज़्यादा बौखलाया हुआ है कि चीन की सेना ने ताइवान के चारों ओर हवा और समुद्र में गश्त तथा सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया। इससे कुछ नहीं होता चीनी भाइयों, है ना। ताइवान पर अटैक करो तब देखते हैं तुम्हारा कचूमर बनता है। जिस तरीके से रूस परेशान है वैसे ही तुम लोग भी हो जाओगे। गिरती हुई अर्थव्यवस्था में चीनियों को ये सोचना चाहिए कि अर्थव्यवस्था कैसे सुधारी जाए और ये युग युद्ध का युग नहीं है, ये सक्सेस का युग है। जितना ज़्यादा पैसे कमाओ, अर्थव्यवस्था को बढ़िया कामों में लगाओ। चीन की सेना के पूर्वी थिएटर कमांड के प्रवक्ता ने कहा है कि इस गश्त और अभ्यास का उद्देश्य युद्धपोतों एवं फाइटर जेट के बीच समन्वय का प्रशिक्षण देना है, साथ ही हवाई और समुद्री इलाके पर कब्जा करने की क्षमता को बढ़ाना है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जापान और दक्षिण कोरिया के नेताओं का कैंप डेविड में जोरदार स्वागत किया था। इससे चीन पूरी तरीके से चिढ़ गया था। चीन हमेशा दूसरे देशों की एक्टिविटी को लेकर चिढ़ता रहता है और जब ये दूसरे देशों की सीमा में घुस जाता है तब इस पर कोई नकेल नहीं कसता। भारत को भी वही करना चाहिए जो चाइना कर रहा है, मतलब भारत को भी सैटेलाइट अपनी सेट कर देना चाहिए चीन के अपने बॉर्डर के आसपास। अगर चीनी कहीं पर भी कोई दुस्साहस करें तो उन्हें मुंह तो जवाब दिया जाए। अभी चीन की ये हालत है, अभी कुछ नहीं कर पाएगा, अभी उसे जवाब देना चाहिए मोदी जी को। चीनी प्रवक्ता शी ने कहा कि अभ्यास से चीनी सेना की वास्तविक युद्ध स्थितियों में लड़ने की क्षमता का आकलन हो जाएगा और इसका परीक्षण हो चुका है। शी ने कहा, गश्त और अभ्यास ताइवान स्वतंत्रता अलगाववादियों के विदेशी तत्वों के साथ मिलकर काम करने के खिलाफ एक कड़ी चेतावनी देते हुए, दरअसल चाइना का तो आपने देखा ही होगा, वो हमेशा चेतावनियाँ जारी देता है और एक्टिविटी कम करता है, चेतावनियाँ जारी डराने की कोशिश करता रहता है, वो बहुत शाना है, चालू है। चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी स्वशासित लोकतांत्रिक द्वीप ताइवान को अपना क्षेत्र मानती है, क्योंकि चाइना में तो लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ नहीं है, वहाँ पर तो एक प्रकार का क्या है ना, आप जानते ही हैं। हालांकि ड्रैगन ने इसे कभी भी नियंत्रित नहीं किया है। चीन ने यदि आवश्यक हुआ तो ताकत के बल पर ताइवान पर कब्जा करने की कसम खाई है। चीन पर भड़का ताइवान और ताइवान भी भड़क पड़ा है और भड़कने की बात है। ताइवान अपनी लाइफ को अच्छे से चला रहा है, पूरी इकोनॉमी बढ़िया से चल रही है। चीन ने यह गश्त और अभ्यास ऐसे समय में शुरू किया है जब एक सप्ताह पहले चीन के विदेश मंत्री ने ताइवान के उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार विलियम लाई को अमेरिका से होकर गुजरने पर कड़ी चेतावनी दी थी और आपत्ति जताई थी। ताइवानी नेता को चीन तो कुछ मानता ही नहीं है, आम आदमी से ज़्यादा है, वो तो चाइनीज़ मानता है। ताइवानी नेता पराग्वे के लिए जा रहे थे, जो ताइवान का दक्षिण को अमेरिका में एकमात्र राजनयिक सहयोगी देश है। चीन ताइवान के नेताओं की अमेरिका की यात्राओं को अपने क्षेत्रीय दावों को कमज़ोर करने की चाल के रूप में देखता है। चीन के सैन्य अभ्यास भी उस समय हो रहे हैं जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन दक्षिण कोरिया और जापान के नेताओं की बेजुबानी कर रहे हैं, जो एक ऐतिहासिक त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन है। त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन का मतलब 3 देश बैठे एक टेबल पर और नाश्ता किया, डिनर किया और मौज मस्ती की, साथ साथ ये देखा कि चाइना को कैसे घेरा जाए, उसे कैसे काउंटर किया जाए। यही रणनीतियाँ बनती रहती हैं। शुक्रवार को बैठक करते हुए तीनों नेताओं ने सैन्य और आर्थिक सहयोग को गहरा करने और चीन के खतरनाक और आक्रामक व्यवहार की निंदा करते हुए एक सहमति व्यक्त की। शनिवार को ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने चीन की निंदा की, जिसमें कहा गया कि अतार्किक और उकसाने वाला व्यवहार है। ताइवानी मंत्रालय ने कहा कि वह ताइवान के लोकतंत्र और संप्रभुता की रक्षा के लिए सैनिकों को भेजेगा। इस तरह से सैन्य अभ्यास चीन के सैन्यवादी मानसिकता को उजागर करता है। ताइवान पर दावा करता है चीन। ताइवान एक स्वशासित द्वीप है जो चीन के तट से 100 मील से कम दूरी पर स्थित है। चीन ने ताइवान को अपने ही देश का हिस्सा माना है। 1949 में ताइवान पर कब्जा करने की धमकी दी थी। उस समय गृह युद्ध के बाद चीन के कम्युनिस्टों ने चीन की मुख्य भूमि पर नियंत्रण कर लिया था। ताइवान ने खुद को एक स्वतंत्र देश के रूप में घोषित कर दिया है और इसे 15 से अधिक देशों द्वारा मान्यता भी प्राप्त की गई है। अमेरिका ने ताइवान को हथियार बेचे हैं और रक्षा सहयोग बढ़ाने पर बल जानते हैं। अगर चंद्रयान 1 नहीं होता तो चंद्रयान 2 की खोज नहीं होती है। 2 को नहीं हमने भेजा होता चाँद पर। अगर चंद्रयान 2 नहीं होता तो चंद्रयान 3 के बारे में हम सोच भी नहीं सकते।
अगर हमसे कोई गलती होती है तो हम अपनी गलतियों से ही सीख करके आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, और अगर हम किसी मिशन में असफल हो जाते हैं तो उस असफल मिशन से हम बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। कैसे असफल चंद्रयान 2 मिशन कर रहा है चंद्रयान 3 में इसरो वैज्ञानिकों की मदद, आइए जानते हैं छोटे से वीडियो से। साल 2019 की बात है। चंद्रयान 2 का लैंडर चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने ही वाला था, तभी अचानक उसके सॉफ्टवेयर में कुछ कमी आ गई और वो क्रैश हो गया। ये मिशन असफल तो रहा, लेकिन इसने चंद्रयान 3 में वैज्ञानिकों की काफ़ी मदद की और ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि किस तरीके से हम आगे बढ़ें और चीज़ों को और ज़्यादा क्लीन तरीके से उसमें अपॉइंट करें। अब इसरो ने अपनी गलतियों से जो सीखा और नए यान में कई बदलाव किए, आइए जानते हैं 5 पॉइंट जो चंद्रयान 2 के क्रैश होने के बाद नए यान में बदलाव के तौर पर यूज किए गए। ये क्या क्या बदलाव हो सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1, चंद्रयान 3 के लैंडर की संरचना में काफ़ी बदलाव किया गया, मतलब चेंजेस किए गए। इसके अलावा उसमें अतिरिक्त फ्यूल भी रखा गया है ताकि आपातकालीन स्थिति में वो उसका इस्तेमाल कर सके। वहीं यान के सोलर पैनल चंद्रयान 2 की तुलना में काफ़ी बड़े बनाए गए हैं और ये बिजली उत्पादन भी कर सकते हैं। सबसे खास बात तो ये है कि पहले एक इंजन से लैंडिंग होती थी, लेकिन अब इंजन की संख्या 2 कर दी गई है। इंजन की संख्या अब क्या है? 2। चलिए अब सेकंड पॉइंट देखते हैं। वहीं सॉफ्ट लैंडिंग के लिए टच डाउन लिमिट को बढ़ाया गया है, मतलब इसरो सोमनाथ के मुताबिक पिछली बार तेज रफ्तार की वजह से चंद्रयान 2 क्रैश हो चुका था, लेकिन इस पर काफ़ी काम किया गया और रिसर्च की गई और ये देखा गया कि कैसे इसमें सुधार हो सकता है। इस बार ये सुनिश्चित कर लिया गया कि 3 मीटर प्रति सेकंड की टचडाउन स्पीड पर भी यान को कोई नुकसान नहीं होगा। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। पिछली बार लैंडिंग साइट को 500 मीटर इंटू 500 मीटर रखा गया था, मतलब आधे किलोमीटर का स्क्वायर मान लीजिए, जिससे यान को लैंडिंग में दिक्कत हुई। इस बार इसे बढ़ाकर 2.5 किलोमीटर इंटू 4 किलोमीटर कर दिएगा, मतलब 2.5 किलोमीटर चौड़ा और 4 किलोमीटर लंबा एरिया तय किया गया है। ऐसे में आपातकालीन इमरजेंसी जो लैंडिंग है, इमरजेंसी के टाइम पर, इमरजेंसी के कंडीशन में, आपातकालीन स्थिति में वो आसपास भी उतर सकता है, कोई समस्या नहीं होगी। नंबर 4, इसरो प्रमुख के मुताबिक एस स्वामीनाथन के मुताबिक चंद्रयान 2 ऑर्बिटर बहुत अच्छे से काम कर रहा है। ये चंद्रयान 3 लैंडर के साथ कम्युनिकेशन का काम करेगा, इससे सिग्नल ग्राउंड स्टेशन तक पहुंचेगा। ऐसे में मिशन को काफ़ी मदद मिल सकेगी। 5th, इसरो चीफ ने ऑन ऑर्बिट टेस्ट पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि नए मेथड में हर चीज़ की जांच ऑर्बिट में ही हो सकती है। चंद्रमा की कक्षा में पहुंचाने और लैंडिंग स्थल तक ले जाने की पूरी प्रक्रिया में काफ़ी बदलाव किया गया है। ये थे कुछ बदलाव जो चंद्रयान 2 के असफल होने के बाद सीखे और उसमें चंद्रयान 3 में इम्प्लीमेंट किया गया। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच। दुनिया जानती है कि चाइना की इकोनॉमी क्राइसिस बढ़ती ही चली जा रही है और चाइना अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, बचाने के लिए कुछ उल्टी सीधी हरकत करना शुरू कर दिया है। चीन ने एक साल में दूसरी बार अपनी प्रमुख ब्याज दर में कटौती कर दी है। अपनी इकोनॉमी में जान फूंकने के लिए चीन ने ऐसा किया है। चीनी सरकार चाहती है कि जनता सस्ता लोन ले और बाज़ार में पैसा खर्च करे, जिससे इकोनॉमी मजबूत हो सकती है। और इकोनॉमी मजबूत करने के चक्कर में, है ना, जो हमारा पड़ोसी देश है, अपनी इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए या मल्टीनेशनल कंपनियां काफ़ी समय से चीन 1 रणनीति पर वर्क कर रही हैं। अब चीन 1 रणनीति का मतलब क्या है? यानी वे अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स के लिए चीन का विकल्प देख रही हैं। इससे भी चीन को बड़ा नुकसान हुआ है और अब चीन अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए दुनिया से उलट चाल चल रहा है। क्या है चाल? एक साल में दूसरी बार चीन ने अपनी प्रमुख ब्याज दर इंटरेस्ट रेट्स इन चाइना को घटाया है। मतलब इंटरेस्ट रेट को घटाने से होता क्या है? चीन ने इस साल दूसरी बार अपनी प्रमुख बेंचमार्क कर्ज की दरों में से एक को कम कर दिया है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी में आर्थिक विकास को पुनर्जीवित करने के प्रयास में चीन ने ऐसा किया है।
पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने सोमवार को अपनी 1 साल की लोन की प्राइम रेट LPR में 0.10% की गिरावट कर दी है, 10 पैसे मान लो। बैंक ने इसे 3.55% से घटाकर 3.45% कर दिया है। वहीं बैंक ने 5 साल की लोन रेट में कोई बदलाव नहीं किया, जो 4.20% है। हालांकि 1 साल की बेंचमार्क लैंडिंग रेट में कटौती की उम्मीद थी, लेकिन 5 साल की ब्याज दर पर कोई एक्शन नहीं लेना अर्थशास्त्रियों के लिए एक आश्चर्य था। चीन की लोगों की घट रही है परचेजिंग पावर, मतलब लोग जितना शॉपिंग कर रहे थे अब वो शॉपिंग नहीं कर पा रहे हैं। चीन के हालात इस समय बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग हैं। जहां दुनिया भर के देश महंगाई से जूझ रहे हैं, वहीं चीन डिफ्लेशन से गुजर रहा है, जो GDP ग्रोथ रेट को जकड़े हुए है। चीन में लोगों की परचेजिंग पावर घट रही है। चीनी कंपनियों की बैलेंस शीट गड़बड़ा गई है। यही कारण है कि चीन को ब्याज दरों में कटौती करनी पड़ रही है, जिससे लोग लोन लें और बाजार में पैसा खर्च करें। दुनिया से अलग है चीन की बीमारी, जहाँ एक तरह दुनिया में महंगाई काफ़ी उच्च स्तर पर है, जीवन जीने की लागत बढ़ रही है, वहीं चीन बिल्कुल विपरीत समस्या से जूझ रहा है। वहाँ वस्तुओं की कीमतें घट रही हैं, मतलब जुलाई महीने में पूरी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी आधिकारिक रूप से डिफ्लेशन में चली गई है। जय हिंद, जय भारत। लूना 25 crashes. Russian spacecraft collides on moon. What are the reasons? Let's start. Russia's Luna 25 spacecraft, which was launched to make soft landing on the South Pole. Russian lunar mission Luna 25 collided with a lunar surface due to propulsion maneuver deviation. The crash occurred due to a deviation between actual and calculated parameters of the propulsion maneuver, which led Luna 25 to an unintended orbit. On August 19, by the Luna 25 flight program, an impulse was provided to form its pre-landing elliptical orbit. At about 14, or we can say that 3 p.m. Moscow time, communication with the Luna 25 apparatus was interrupted. The measures taken on August 1920 to search for the device and get in contact with it did not provide or produce any result. The crash of Luna 25 will have no impact on Chandrayaan schedule. ISRO confirmed the landing date of also shared the time of landing, which is 6:04 p.m. On Sunday, ISRO conducted a second and final round of deboosting of Chandrayaan 3. Jai Hind, Jai Bharat. Moon race heats up. What does it mean? I would like to discuss all programs related to moons. Recent technologies and progress has reduced the cost of space missions and opened the way for new players in the public and private sector to get involved in moon missions. Like India is best example of the world. ISRO is a world largest and popular space agency. The crash landing on the moon of Russia's Luna 25 probe is the latest twist in an international push to return to the Earth natural satellite that has drawn in the world's top power and nuclear technology. Science and politics are the essential factors in moon race for everyone or every country. The launch of Luna 25 on August 11 was the first such Russian mission in the almost 50 years and marked the beginning of Moscow's new lunar project after the Soviet Union divided in different countries. On August 16, the lander was successfully placed in the moon's orbit, but on Saturday, space agency Roscosmos announced it had ceased to exist following the collisions with the moon's surface. Measures taken on August 19 and 20 to locate the craft and make contact
with it were successfully. The agency at it had been set to land on the moon's surface on Monday remains there for 1 year to collect samples. You know that it is 1 year to collect samples and analyze soil by the Luna 25. Unfortunately, Russia lost the Luna 25. Russian President Vladimir Putin has been working to strengthen space cooperation with China after tie with the West broke down following the start of Moscow's invasion of Ukraine in 2022. Moscow had hoped to build on the legacy of the Soviet era Luna program, marking a return to independent lunar exploration in the face of financial troubles and corruption, scandals at its space program, and growing isolation from the West. China's Great Leap over the China's moon missions. China is pursuing plan to send a crewed means men's mission to the moon by the 2030. The build a base there also because you know that China is very greedy about this area and also moon mission. The world's second largest economy, China, has invested billions of dollars in its military run space programs in a push to catch up with the United States of America and Russia. China was the third country to place humans in orbit in 2003, and its Tiangong rocket is the crown jewel of its space program, which has also landed rovers on Mars and the Moon. The unnamed Chang'e 4 rocket landed on the far side of the Moon in 2019. Another robot mission to the near side raised the Chinese flag there in 2020. The moon landing brought the soil samples back to the earth, the first time that has been done in the more than 4 decades. NASA's Artemis NASA's Artemis 3 mission is set to return humans to the moons in 2025, including its first woman and first non-white astronaut. Under the Artemis program, NASA is planning a series of missions of increasing complexity to return to the moon and build up a sustained presence so it can develop and test technologies for an eventual journey to Mars. Artemis first flew an uncrewed spacecraft around the moon in 2022. Artemis 2nd, planned for November 2024, will do the same with crew on board. NASA sees the moon as a pit stop, pit stop for the missions to Mars and has done a deal with a Finnish mobile firm Nokia to set up 4G network there. However, it has said the Artemis 3rd mission may not land humans on the moon, but that will depend on weather. Certain key elements, including the landing system developed by the SpaceX, are ready. You know that SpaceX belongs to Elon Musk. This firm is a belong to Elon Musk, who is a first richest, only one richest in the world, won the contract for the landing system based on a version of its prototype Starship rocket, which remains far from ready. An orbital test flight of the uncrewed Starship ended with an dramatic explosion in April. New players like India. Recent technologies progress has reduced the cost of space missions and opened the way for new players in the public and private sector to get involved. India's latest Chandrayaan 3 entered the moon's orbit earlier in
August. It will carry out India's second attempt lunar landing later this month. But getting to moon is not an easy task. Israeli non-profit organization Space IL launched its breastsheet lunar lander in 2019, but it crashed. And in April this year, Japan's iSpace was the latest company to try and fail at the historic bid to put a private lunar lander on the moon. Two companies, Astrobotic and Intuitive Machines, are also set to try later in the year. Let's see what will happen in future. जय अगस्त में होने वाली ब्रिक्स की समिट जो अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में होने वाली है, उसमें चीन को टक्कर देने के लिए, उसे काउंटर करने के लिए भारत के पीएम मोदी जी जा रहे हैं अफ्रीका, जोहान्सबर्ग में। क्या जिनपिंग के कारण जोहान्सबर्ग जा रहे हैं पीएम मोदी? यस, ऑफ कोर्स। 3 मोर्चे पर ड्रैगन को पछाड़ने की तैयारी है। ये कौन कौन से मोर्चे हो सकते हैं, इससे संबंधित डिस्कस करेंगे। 5 साल बाद एक बार फिर नरेंद्र मोदी जी 5 साल बाद एक बार फिर नरेंद्र मोदी जी दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर जा रहे हैं। मकसद एक ही है, सिर्फ और सिर्फ ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेना। और इसके साथ साथ एक और बात है कि अफ्रीका में भारत की पकड़ को मजबूत करना भी है। भारत अफ्रीका पर अपनी मजबूत पकड़ करना चाहता है। दरअसल दक्षिण अफ्रीका 5वां ऐसा देश है जिस पर चीन का सबसे ज़्यादा प्रभाव है, चीन की चलती है। ये खुलासा ताइवान की एक एजेंसी डबल थिंक्स लैब्स ने किया है। यही वजह है कि भारत ने अब अफ्रीका में चीन को मात देने की तैयारी कर ली है। 2 अगस्त 2023 को न्यूज़ एजेंसी राइटर्स ने ये खबर दी थी। इसमें बताया गया था कि पीएम मोदी ब्रिक्स की मीटिंग के लिए साउथ अफ्रीका नहीं जाएंगे। वो संगठन की इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे। एजेंसी ने पीएम मोदी के इस बैठक में न जाने की बजाय ब्रिक्स संगठन में चीन का होना और भारत की अमेरिका से बढ़ती नज़दीकियों को बताया था। लेकिन ठीक 2 दिन बाद यानी 4 अगस्त को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया कि साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी से फ़ोन पर बातचीत की, कुशल क्षेम पूछा कि कैसे हाल चाल है। वो समिट की बैठक में हिस्सा लेने के लिए साउथ अफ्रीका जाएंगे। अब जेएनयू प्रोफेसर की अगर हम बात करें, उनकी बात माने राजन कुमार का कहना ये है कि चीन उन बड़ी वजहों में से एक है जिसके चलते पीएम मोदी साउथ अफ्रीका में हो रही ब्रिक्स समिट में शामिल होने जा रहे हैं। उनका कहना है कि साउथ अफ्रीका में समिट के लिए काफ़ी खर्च किया गया है। ऐसे में अगर पीएम मोदी वहां नहीं जाएंगे तो इससे वहां भारत को लेकर नाराज़गी बढ़ सकती है। वहीं साउथ अफ्रीका G20 देशों का सदस्य है। इसकी मेज़बानी इस साल भारत के पास है और अगले ही महीने दिल्ली में इसकी समिट होने वाली है। ऐसे में साउथ अफ्रीका भी नाराज़गी जाहिर करते हुए बैठक में शामिल होने से इनकार कर सकता है। इससे भारत की छवि को नुकसान पहुंचता है। लेकिन भारत और साउथ अफ्रीका के बीच किसी भी विवाद से चीन को ब्रिक्स में अपनी पैठ मजबूत करने का मौका मिलता। वहीं समिट के दौरान अफ्रीका आउटरीच और ब्रिक्स प्लस डायलॉग भी किया जाएगा। इसके जरिए भारत दूसरे अफ्रीकी देशों तक अपनी पहुंच और पहचान को बढ़ा सकता है। वहीं अगर पीएम मोदी समिट में शामिल नहीं होते तो ब्रिक्स सम्मेलन में केवल एक ताकतवर नेता रहते, वो हैं शी जिनपिंग। इससे चीन की संगठन पर पकड़ मजबूत होती और भारत कमज़ोर पड़ जाता है। अब हम 3 वजहों को देखते हैं, 3 कारण देखते हैं जिसकी वजह से अफ्रीका में भारतीय प्रतिनिधित्व को अगुवाई करना चाहिए। दूसरे देशों के मुकाबले पिछले 20 सालों में अफ्रीका में सबसे ज़्यादा चीन ने निवेश किया है और भारत चीन को टक्कर देते हुए अफ्रीकी देशों को कर्ज देने के मामले में दूसरे नंबर पर है। नंबर 1, चीन ने कर्ज देना कम कर दिया है। एक तो कारण ये भी है, चीन ने पिछले 10 सालों में अफ्रीकी देशों को 134 बिलियन डॉलर यानी 11 लाख करोड़ रुपए का कर्ज दिया है। वर्ल्ड बैंक की 2022 की
रिपोर्ट के मुताबिक अफ्रीकी देशों के बाहरी कर्ज में 43% की बढ़ोतरी हुई है। साल 2016 में बाहरी देशों के लिए कर्ज का आंकड़ा लगभग 40 लाख करोड़ रुपए था, जो 2020 में 58 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। अफ्रीकी देश इस कर्ज को चुकाने में नाकामयाब रहे। चीन इस कर्ज का इस्तेमाल उनके फैसलों मतलब साउथ अफ्रीका के जो भी डिसीजंस होते हैं उन्हें प्रभावित करता है या इंटरफियर करता है। इतना ही नहीं, चीन पर अफ्रीका का दोहन करने के भी इंटरनेशनल आरोप लग रहे हैं। इसका दावा खुद 2020 में तंजानिया के राष्ट्रपति जॉन मगुफुली ने किया था। तंजानिया में बंदरगाह बनाने के लिए चीन की तरफ से ऑफर किए गए $10 बिलियन यानी 83,000 करोड़ रुपए को स्वीकार करने पर उन्होंने कहा था कि ऐसा समझौता कोई शराबी ही कर सकता है। भारत अब चीन की इस निगेटिव छवि का इस्तेमाल कर अफ्रीकी देशों को अपने समर्थन में ला सकता है। भारत हर संभव और हर मंच से खुद को अफ्रीका का सबसे ज़्यादा भरोसेमंद पार्टनर बताता है। वहीं चीन की अर्थव्यवस्था अब उतनी तेज़ी से तो विकास कर नहीं रही है, वो तो नीचे जा रही है, रिसेशन कर रही है, मंदी आ गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में चीन ने अफ्रीका को कर्ज दिया था, लेकिन इसके बाद ये कर्ज देना कम कर दिया है। जबकि भारतीय कंपनियां अब हर साल अफ्रीका में $170 बिलियन यानी 14 लाख करोड़ रुपए तक निवेश करने की तैयारी कर रही हैं। ऐसे में ये भारत के लिए अफ्रीका में पहुंच बढ़ाने का सही समय है। कोरोना वायरस का पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ा है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक अफ्रीकी देशों की अर्थव्यवस्था मात्र 3.1% की रफ्तार से बढ़ रही है। इस बीच जाम्बिया और घाना ने कोरोना महामारी की चपेट में आने के बाद अपने कर्ज का भुगतान नहीं किया। ये देश अपने कर्ज को रिस्ट्रक्चर करने के लिए भी चीन के साथ बातचीत करने में लगा हुआ है और उसने IMF से मदद की गुहार भी लगाई है। ऐसे हालातों में भारत भी चीन का कर्ज चुकाने में इसकी मदद कर सकता है। किसकी? दक्षिण अफ्रीका की। मतलब रुपए भारत दे, दक्षिण अफ्रीका उन रुपयों को चीन को दे दे, जिससे चीन वहाँ से आउट, भारत इन। रूस यूक्रेन जंग फरवरी 2022 में शुरू हुई। रूस यूक्रेन जंग की वजह से पूरी दुनिया में सप्लाई लाइन चरमरा गई है। इसका सबसे ज़्यादा असर अफ्रीकी देशों पर पड़ रहा है, जो अपना अनाज रूस और यूक्रेन से आयात करते हैं। मतलब ये हुआ कि पूरी दुनिया में 80 करोड़ लोग तो भूखमरी से परेशान हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा अफ्रीका में हैं। भारत जंग की वजह से अफ्रीका में ज़रूरी सामानों की हुई कमी को पूरा कर अफ्रीकी महाद्वीप में अपनी एक मजबूत पकड़ बना सकता है। अब अफ्रीका में चीन के अलावा भारत को क्या क्या काम करने होंगे? नंबर 1 है इन्वेस्टमेंट। अफ्रीका में इन्वेस्टमेंट करने के मामले की बात करें तो भारत चीन के बाद दूसरे नंबर पर है। भारत ने पिछले 10 साल में 2.65 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा अफ्रीका के 42 देशों में कर्ज दिया है। ये पैसा अफ्रीका के लोगों को बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा और ज़रूरी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए दिया गया है। भारत और अफ्रीकी देशों के बीच सोना, कोयला, फूड ऑयल और दूसरे खनिज का व्यापार होता है। पिछले साल दोनों ओर से बिजनेस 8.30 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का हो चुका है। अगले 7 साल में भारत सरकार से दोगुना करना चाहती है, लेकिन ये सब कैसे होगा? इसका जवाब है डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी है क्या? जैसा कि आप जानते हो, भारत ने बीते 9 साल में 25 नए दूतावास पूरी दुनिया में शुरू किए हैं। इनमें से 18 दूतावास तो सिर्फ अफ्रीकी देशों में ही खोले गए। भारत G20 में भी अफ्रीकी देशों को शामिल किए जाने का हमेशा से समर्थन करता आया है। इन सभी बातों को देखते हुए डिप्लोमेसी के हिसाब से भारत के लिए अफ्रीका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा अफ्रीका 30 लाख भारतीय मूलों के लोगों का घर है, जिनमें से 10 लाख से अधिक तो लोग दक्षिण अफ्रीका में ही रहते हैं और केन्या, तंजानिया, युगांडा में भी बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासी रहते हैं। इसकी वजह से अफ्रीका और भारत का पीपल्स टू पीपल्स कनेक्शन काफ़ी अच्छा है।
अब इन्हीं को आज देखें तो आधार बना सकते हैं। आधार बनाकर भारत अफ्रीका में चीन को पछाड़ने की तैयारी कर रहा है। अब देखते हैं ये तैयारी कैसी है। ब्रिक्स की मीटिंग से पहले चीन ने हमारे साथ बैठक की, लेकिन सिर्फ एक देश की वजह से पाकिस्तान इस संगठन की बैठक में शामिल नहीं हो पाया था। वो कौन है? पाकिस्तान, भारत का सबसे नंबर 1 का दुश्मन। 27 जून 2022 को ये बात पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कही। भले ही पाकिस्तान ने किसी देश का नाम नहीं लिया हो, लेकिन इशारा भारत की तरफ था। इस बयान के ठीक 1 साल बाद अब एक बार फिर से पाकिस्तान ने ब्रिक्स में शामिल होने की इच्छा जताई है। ये वही संगठन है जिसके मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 में पाकिस्तान को आतंकवाद की मां बता दिया था। जय हिंद, जय भारत।